नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भारत की खोज पुस्तक में सेकंड अध्याय तलाश भारत के अतीत की झांकी। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि अपनी यात्राओं के दास्तान छोड़ गए थे। दास्तान यानी छाप। कौन छोड़ गए थे? जो बाहर से विदेशी जो लोग आए थे वो भारत के अंदर अपनी छाप छोड़ गए थे। कुछ यहाँ से ले गए थे और कुछ यहाँ उनको भारत वालों को प्रभावित भी कर गए थे। आगे नेहरू जी कहते हैं कि मैं पूर्वी एशिया का उन्होंने जिक्र क्यों किया है? इसलिए किया है उन्होंने अपनी यात्रा के अंदर, अपने वृत्तांत के अंदर। वो कहते हैं कि पूर्वी एशिया के अंदर ऐसे ऐसे मंदिर बने हुए थे जिन मंदिरों के ऊपर क्या है, भारतीय झलक, भारतीय संस्कृति सभ्यता की झलक साफ साफ दिखाई देती है। अंगकोर का वर्णन इसलिए उन्होंने किया है, कहते हैं कि इनमें से ऐसे कई मंदिर बने हुए हैं, उन सब में से महत्वपूर्ण जो रोल अदा करता है वो अंगकोर का मंदिर है। अंगकोर का मंदिर जो कि कंबोडिया के पूरे क्षेत्र में फैला हुआ है, यह भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि है। बोरोबुदुर जो कि इंडोनेशिया में है, वहां महात्मा बुद्ध का स्तूप है। इसलिए नेहरू जी ने इन चीजों को ज्यादा भारत की उपलब्धि बताया है और बहुत सी जगहों में भारत की उपलब्धियों के बारे में वो सोचने लगे थे। वो कहते मैं उस हिमालय पर घूमता रहा जिसका पुराने मिथकों, दंत कथाओं के साथ निकट संबंध है। पुराने मिथक क्या होते हैं? पुराने मिथक वो होते हैं जो पुराने समय से पूर्वजों से बातें चली आ रही होती है, वो पुराने मिथक होते हैं। दंत कथाएं क्या होती है? जो कहानियां बूढ़े बुजुर्ग सुनाते आए हैं, ठीक है, और जिनसे हमारे विचारों और साहित्य को बहुत दूर तक प्रभावित किया है। इन बातों से, इन कहानियों से हमारे साहित्य के विचार बहुत प्रभावित हुए हैं। पहाड़ों के प्रति मेरे प्रेम ने और कश्मीर के साथ मेरे खून के रिश्ते ने मुझे और उनके विशेष रूप से आकर्षित किया। नेहरू जी कहते हैं कि पहाड़ों के प्रति जो प्रेम है वो मेरे से शुरू से था, स्टार्टिंग से था, आज भी है। और कश्मीर के साथ तो मेरा खून का रिश्ता है। खून का रिश्ता कैसे है कि उनके जो पिताजी थे मोतीलाल जी नेहरू, वो कश्मीर में ही रहा करते थे, उनको कश्मीरी पंडित कहा जाता था, तो इसलिए विशेष रूप से अट्रैक्ट होना ही था। उनको वहां जाने का कई बार मौका भी मिला था। इस महान पर्वत से निकलकर भारत के मैदानों में बहने वाली भारत की विशाल नदियों ने भी उन्हें आकर्षित किया था। इतिहास के अगणित पहलुओं की याद भी ताजा की थी। इंडस या सिंधु क्या है? ये भारत, इंडस जो शब्द है वो अंग्रेजी का शब्द है। इंडस का मतलब है इंडिया के नाम से प्रसिद्ध हुई, जिसके आधार पर हमारे देश का नाम इंडिया और हिंदुस्तान पड़ा इन नदियों के नाम पे ही, जिसे पार करके हजारों वर्षों से यहाँ जातियां, कबीले, काफिले और फौजें भारत में आती रही है। ब्रह्मपुत्र का इन्होंने वर्णन किया है। ब्रह्मपुत्र क्या है? नदी के बारे में कहते हैं कि ये इतिहास की धारा से लगभग कटी हुई थी, इतना इसका वर्णन इतिहास में नहीं आता है, पर पुरानी कहानियों का आज हम जैसे भी पढ़ें तो हमें पता लगता है कि ब्रह्मपुत्र नाम की कोई नदी थी। ये इसका उद्गम जो स्थल है वो उत्तरी पूर्वी है। कौन सा है? उत्तरी पूर्वी की जो पहाड़ियां हैं उसके हृदय में उसकी गहरी दरारों के बीच बरबस मार्ग यानी रास्ता बनाती हुई ये भारत में प्रवेश करती है और फिर पहाड़ों और जंगलों से भरे मैदानों के बीच शांत रमणीय धारा में यह बहने लगती है। अब आगे जिक्र किया है नेहरू जी ने यमुना और गंगा नदी के बारे में। कहते हैं कि यमुना और गंगा नदी का तो जो वर्णन है वो पौराणिक कथाओं में भी मिलता है, जिसके चारों ओर नृत्य, उत्सव और नाटक से संबंध न जाने कितनी भी पौराणिक यानी पुरानी कथाएं प्रचलित है। इन सबसे बढ़कर है भारत की गंगा नदी, जिसने इतिहास के आरंभ से ही भारत के हृदय पर राज किया है, लाखों के तादाद में लोगों को अपने तटों की ओर खींचा है। प्राचीन काल से आधुनिक तक गंगा की गाथा भारत की सभ्यता और संस्कृति की ये कहानी हमें बताती है। कहते हैं कि गंगा और यमुना का तो इतना ज्यादा वर्णन इतिहास में है कि ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमारे साहित्य में ऐसी बहुत सी कथाएं हैं जिसमें कि गंगा और यमुना का वर्णन मिलता है। कहते हैं कि लाखों की तादाद में लोगों ने अपने तटों की ओर खींचा। किसको खींचा? लोगों को। किसने? नदियों के जो किनारे थे उन नदियों के किनारों की ओर लोग रहा करते थे, क्योंकि उस टाइम खेती करना, अपना शिकार करना, जो भी कार्य करना होता था वो पानी से ही किया जाता था और जल ही जीवन है। पुराने स्मारकों और भग्नावशेषों को और पुरानी मूर्तियों को और भित्ति चित्रों को देखा। नेहरू जी कहते हैं कि कई ऐसे शिलालेख व पत्थरों पे उकेरे गए कुछ चित्र हमें मिल जाएंगे जो हमें अतीत की बातें बताएंगे।
पुराने स्मारक यानी पुरानी जो इतिहास की जो बिल्डिंगें हैं वो, और भग्नावशेष क्या होते हैं, जो हमारे पूर्वज थे वो बर्तन व औजार अपने यूज के लिए बनाया करते थे, उनको भग्नावशेष कहा जाता है। भित्ति चित्र क्या होते हैं, जो दीवारों पे उकेरे गए चित्र होते हैं, जैसे अजंता की गुफाएं हम देखें, एलोरा की देखें, एलिफेंट की गुफाएं देखें, तो वहाँ भित्ति चित्रों के नमूने मिल जाएंगे। नेहरू जी कहते हैं कि मैंने आगरा और दिल्ली में भी कुछ समय बाद बनी खूबसूरत इमारतों को भी देखा है। कहते हैं कि मैंने आगरा और दिल्ली का भी भ्रमण किया, वहाँ पर क्या है, मैंने कुछ ऐसी खूबसूरत इमारतों को देखा जो हमारे अतीत को बताती है, जहाँ का प्रत्येक पत्थर भारत के अतीत की कहानी कहता है। इन बिल्डिंगों में, इन इमारतों में लगे हुआ पत्थर हमारे भारत के अतीत की कहानी बताता है। मैं अपने शहर इलाहाबाद में या फिर हरिद्वार में महान स्नान पर्व कुंभ मेले में जाता हूँ। वो कहते हैं कि मैं शुरू से ही इलाहाबाद में और हरिद्वार में जो महान कुंभ मेला लगता है उसको देखने जरूर जाता हूँ। वहाँ क्या होता है, सैकड़ों और हजारों की संख्या में लोग आ जाते हैं, तादाद होती है संख्या। वैसे ही जैसे हजारों वर्ष से उनके पुरखे गंगा स्नान करने के लिए भारत के कोनों कोनों से आते रहे हैं। जरूरी नहीं है कि भारत के लोग ही आए, बाहर के विदेशी लोग भी बहुत ये कुंभ का मेला देखने के लिए आते हैं, गंगा में डुबकी लगाने के लिए आते हैं। नेहरू जी कहते हैं कि मुझे 1300 साल पहले चीनी यात्रियों और कुछ दूसरे लोगों द्वारा लिखे इन पर्वों के वर्णन की याद आ जाती है। कहते हैं कि आज के नहीं 1300 वर्ष हो गए इस चीज को चलते हुए। उन चीनी यात्रियों ने जो इनका वर्णन किया था अपनी किताबों के अंदर, कुछ लेख भी लिखे थे, उन सबको जब मैं पढ़ता हूँ, उन सब का वर्णन जब मैं देखता हूँ तो मुझे याद ताज़ा हो जाती है, क्योंकि उस समय ये भी मेले पुराने पड़ चुके थे कि ये आज के मेले नहीं है, ये 1300 साल पहले के मेले हैं और अनजाने प्राचीन काल में गुम हो गए हैं। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।